ये जो आप पीछे पानी देख रहे हो, पहले कभी यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, कई घर हुआ करते थे, किसी का आंगन था, किसी का खेत था, किसी का स्कूल था। आज सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी सिर्फ यहाँ के खेत या जमीन नहीं, बल्कि जिंदगियां काट रहा है। हर मॉनसून यहाँ पर एक गांव कम हो जाता है। लोग अपने मन से नहीं हटते, नदी उनको हटा देती है। लोग नदी में नहीं जा रहे, नदी लोगों के घर आ रही है। सबसे बड़ा इशू जो होना चाहिए पर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जो कोई सुन नहीं रहा। हर साल की तरह इस साल भी असम में बाढ़ आई हुई है। Assam has witnessed worst flood situations in the country. Almost 100 people have died in the floods. जो सारी वीडियो सामने आ रही हैं वो आपने देखी हैं। कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, और ये हर साल होता है। अगर आप इस साल नंबर्स की बात करो तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ऑफिशियली। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बह गए होंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अभी भी 450 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। भारत के सिर्फ एक राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम के साथ साथ उड़ीसा में भी बाढ़ आई हुई है, बिहार में भी आई थी, बंगाल में भी आई थी। हर साल साल दर साल बाढ़ से जिंदगियां बर्बाद होती हैं। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बर्बाद होती है। ये क्यों होता है, इससे ज्यादा जरूरी है समझना कि ये कैसे होता है। और उसके लिए हम 2 अलग राज्यों के 2 अलग गांव गए। काम चल रहा है। हेलो। ओह, ये सब भाग चुके हैं, सब वहाँ तक। ये घर गया खाली। हाँ। हेलो। हाँ। किनका चला बजे? हाँ, पानी यहाँ तक आ गया था मतलब। हाँ। अभी भी रह रहे हैं यहाँ पे, वापस आ गए। पास में रह रहे हैं, अभी इसमें रह रहे हैं। मतलब बिहार में भी जब खड़े हुए थे तब भी गंगा थी, अभी भी गंगा ही है। वो बिहार था, ये बंगाल है। कितने टाइम में बहा ये पूरा? ये 2 महीने से कटा जा रही है। 2 महीने से। मेरा पास भी घर था, उनका जो पूरे गाँव था यहाँ से वहाँ तक। कौन कौन रहता था घर में भाई? इसमें पूरा यानी कि 50-60 परिवार था। फिर कहाँ है बाकी सब अभी? इधर से कहीं रिलेशन के यहाँ कहीं कहीं लोग है, प्लान किए हुए। और क्या, यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, सरकार का नहीं कुछ सुविधा। किचन वगैरह बोले तो कोई आधे चालू कराने के लिए, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दादा, आप खेती करते हो? कहाँ है खेत अपना? समूचा मतलब चल गया, नदी में चल गया। जितना है ना 400 आदमी के घर था। कहाँ रह रहे हो? अपने दूसरा के घर में रहते हैं, बालू के ढेर पर। तो खाना पीना का फिर कैसे गुजारा? खाना पीना के तुम से मतलब आ जाता है तो खाते हैं। एक सत्तू है, इसमें तो कीड़ा लग गया। सर तो किया जाए, बरसात का मौसम है अभी। तो फिर बनाते कैसे हो? ये वहाँ रखते हैं सर, गैस चौकी पे। और ये फिर सोने का यहीं सो जाते हो? पर हाँ, वहाँ सोते हैं सर चौकी पे। किसी का घर है ये। एक टाइम पे यहाँ पे बढ़िया छत थी, बगल में नदी दिखा करती होगी। इस टाइम पे तो बारिश का टाइम है, भुट्टे उट्टे सेक के खा लो। अभी कोई नहीं है आसपास, ये भी नहीं है, इनके पड़ोसी भी नहीं है, और इनके पड़ोसी का घर भी नहीं है। वो देखो घर भंग दिया। ये भाग लोगे थे यहाँ से? अब फिर से आ गए। अब फिर से आ गए। लेकिन अभी भी रिस्क तो होगा कि ये भी बह सकता है। अब चलिए वो अब वहाँ तक चलिए, देखें कितना ये लोग तो घर भंग चुके थे, भंग चुके देखो। ये भाग गए? नहीं अभी है, अभी वापस आ गए। हाँ। सलाम। ये तो इनसे ट्रांसलेट तो करी ऐसे कुछ डर नहीं लगता इनको? भय तो लग जाए ना। भय तो लग। आप कह रहे हो वहां तक घर थे, सब उजड़ गया सर। उजड़ गया। मंदिर कहाँ था? चला गया। अच्छा, वो बह गया। वहाँ वो घर देखे ना, वो जो उस तरफ, हाँ हाँ, उस तरफ से घर था। बांग्ला में एक कहावत है, नदी रे पार भांगे ओ पार घोड़े। मतलब नदी एक किनारा तोड़ती है और दूसरा बनाती है। नेचर के लिए बैलेंस हो सकता है, लेकिन मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए बैलेंस नहीं, ये बर्बादी है। धुलियान में पिछले 2 दशकों से गंगा का कटाव लगातार चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल कम से कम 200 परिवार यहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। नदी एक तरफ जमीन बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ किसी का घर, स्कूल या जिंदगी बहा ले जाती है।
अच्छा, वीडियो में थोड़ा सा पॉज। हम लोग ऐसे काम करते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छे ब्रांड होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और उनमें से एक है उडू। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेके आया है। मतलब 21 दिन में प्रोडक्टिविटी डबल। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, धंधा चलाते हैं, तो पता होगा कि यार सिर्फ माल बेचना नहीं होता, कितना माल है, इन्वेंट्री कितनी है, सेल्स कितनी हुई है, उसको ट्रैक करना, फिर उसका हिसाब रखना, अकाउंटिंग के लिए अलग और कौन रखेगा उसके लिए एचआर अलग, और इस सब को एक साथ मैनेज करना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, एचआर, मार्केटिंग, वेबसाइट, ऑलमोस्ट सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेस ओनर हो, टेक में इंटरेस्ट रखते हो, तो इस साल का उडू एक्सपीरियंस 2026 बिल्कुल मिस मत करना। हर साल की तरह इस साल भी उडू इंडिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस इवेंट करने जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। ये इवेंट 11 और 12 सितंबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। यहाँ होंगे 45,000 से ज्यादा अटेंडीज, 200 से ज्यादा एक्सपर्ट टॉक्स, 180 से ज्यादा एग्जिबिटर्स। पहले भी इस इवेंट में इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम आ चुके हैं, जैसे कि अमन गुप्ता, पारुल गुलाटी, शरण हेगड़े, थिंक स्कूल वाला गणेश प्रसाद, बियर बाइसेप्स का रणवीर अलावादिया, शिवांशु अग्रवाल, महेश केशवाला, एके थगेश। ऐसे बेहतरीन स्पीकर्स उडू एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुके हैं। और इस इवेंट की सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे नेटवर्किंग, लाइव डेमोज, मास्टर क्लास सब कुछ एक ही जगह होता है। और हाँ, सारे सेशंस और मीटिंग के बाद एक जबरदस्त आफ्टर पार्टी भी होती है, क्योंकि उडू का मानना है नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। 2 दिन इवेंट होता है, अच्छी तरह मैनेज होता है, बेसिक पास बिल्कुल फ्री है। आप आओ, सारे सेशंस अटेंड करो, सुनो, सीखो, समझो और लोगों से बातें करो। तो अगर आपको बिजनेस को स्मार्टर बनाना है, नए लोगों से मिलना है और फ्यूचर बिजनेस टूल सीखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और उडू एक्सपीरियंस 2026 के लिए रजिस्टर करो। दादा, ये पूछना है कि आपके तो ये जो है यहाँ पे नदी के किनारे ही गांव है, तो पहली बार इतना ज़्यादा आया है या बहुत बार था, सब जंगल बुझा रहा है, सब में गाँव था। हाँ, सब कटते 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 चला है, लेकिन रिंग बांध कहियो नहीं हुआ, रिंग बांध नहीं बना कभी? कभी नहीं। ऐसे रिंग बांध वहाँ तक आया हुआ, वहाँ से खाली थोड़ा सा 5 किलोमीटर जोड़ देते ना तो पानी भाग जाता पट्टा तरफ, कटाव बंद हो जाता। बिहार में लोगों की प्रॉब्लम थी कि उनके पास रिंग बांध नहीं था। रिंग बांध को अंग्रेजी में रिवर एम्बैंकमेंट कहते हैं। ये नदी और गांव के बीच में इसलिए बनाया जाता है ताकि बाढ़ का पानी गांव तक नहीं आए। तो क्या अभी पानी और बढ़ रहा है? अभी जो ये बस्ता दिया है ना, हाँ। इसलिए रुक गया थोड़ा। 3 महीने पहले था ये पानी यहाँ तक, 3 महीना पहले। तो फिर इसके बाद अब रुक गया है, अभी भी बहने का भी रिस्क अभी रुका है। इस साल थोड़ा कटा है बांधने के बाद। तो ये कटना शुरू क्यों किया? जो फरक का बैरेज है ना, हाँ। सब कह रहा है, हमको पता नहीं। हम तो साइंटिस्ट नहीं है, हमको पता नहीं फरक का जो बैरेज है उसका गलती है जब तैयारी किया था। लेकिन बंगाल में लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम की शुरुआत अपस्ट्रीम बांध से हुई। दरअसल 1975 में फरक का बैरेज बनाया गया था ताकि सूख रही हुगली नदी को बचाया जा सके और कोलकाता पोर्ट भी चलता रहे, और ये कोशिश सफल भी हुई। लेकिन नदी कोई सड़क की तरह नहीं होती। अगर आप उसका रास्ता बदलोगे तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एंड नेचर हैज अ वेरी यूनिक वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। अगर कहीं फायदा होगा तो कहीं नुकसान भी होगा। कमजोर मिट्टी, बारिश और नदी का नेचुरल फ्लो हर साल इस मुश्किल को और बढ़ा देते हैं। नदी और अंदर चली जाती है और गांव बह जाते हैं। जब बारिश आती है, नदी में पानी भरता है, तो डैम कब खुलेगा, बैराज में कितना पानी रखा जाएगा, कितना छोड़ा जाएगा, आगे जाके कितना वाटर लेवल मेंटेन होगा, इस साइड को मैनेज करने के चक्कर में उस साइड गांव के लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सुबह उनका घर बचेगा या नहीं। दीदी, आपका भी नुकसान हुआ क्या? कुछ उपाय न है, के चिमके तल के रहले में से कुछ है न, खाए पर आफत पड़ल है। बाल बच्चा ऐसा ही है, हुआ ढोगल घर आ कुछ न हमें से सर सामान निकल, बाल बच्चे के कुछ उपाय न हम इनके है। एगो बाल बच्चा के कनो रहला साधन न। बिहार हो या बंगाल, हर साल एक ही वादा किया जाता है, इस साल कटाव नहीं होगा, इस साल बाढ़ नहीं आएगी। एक बार फिर से एनडीए सरकार बना दो, 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का काम हम करेंगे। 5 লক্ষ টাকা করে কম্পেনসেশন দেওয়া হবে এবং প্রতি পরিবারের একজনকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরিও দেওয়া হবে। और हर साल नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, नए सर्वे होते हैं, नए रिपोर्ट्स बनते हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए सैंक्शन होते हैं। Assam grapples with floods every year.
by the Brahmaputra river, we will provide assistance to Assam for flood management with estimated cost of 11,500 crore rupees. अभी मई 2026 में ही एक 52 करोड़ का एंटी इरोजन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, ये प्रोजेक्ट कब आया? जब गांव उजड़ चुका था, स्कूल टूट चुका था, लोग अपने घर बार जमीन खो चुके थे। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर के पहले नहीं, बल्कि डिजास्टर के बाद शुरू होता है। ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ रही है, इतनी सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड है कि अधिकारी अपना काम कर नहीं रहे हैं। इससे पहले ये पूछना पड़ेगा कि उनको अपना काम समझ भी आ रहा है। जब तक आप प्रॉब्लम समझते हो, पॉलिसी बनाते हो, सैंक्शन करते हो, तब तक गांव के गांव बह चुके होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवानिया के 200 घर, 300 बीघा खेत और कई सारे मंदिर विद्यालय नदी में बह गए। फिर लोग बेयर मिनिमम रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की मांग करते हैं, उनको वो भी नहीं दिया जाता है। और जब कोई इंसान इन सब की आवाज बनाता है तो उसको जान से मार दिया जाता है। अब ये जो लोग पीड़ित हैं, इनको सरकार की तरफ से रिलीफ, मुआवजा दिया जाना होता है। तो गांव के लोगों को 1 लाख रुपए मुआवजा और रिहैबिलिटेट, पुनर्वास के लिए बिलौती गांव के बाहर एक खाली जमीन दी जाती है। लेकिन गांव वालों का कहना था कि जो जमीन उनको दी जा रही थी वो रहने के लिए योग्य नहीं थी। वो जमीन थोड़ी नीची थी, जिससे बारिश का पानी वहां भर जाता था और वहां पे मिट्टी भराई अभी होनी थी। खड़े ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग यहाँ देखिए गड्ढे में ही है। बारिश हुआ है, कल पानी लग गया है एक दिन के बारिश में। भरत तिवारी अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिख रहे थे, इन लोगों की आवाज बन रहे थे और बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे। जब सरकार द्वारा उनका काम नहीं किया जा रहा था तो दिन ब दिन उनके पोस्ट की लैंग्वेज बहुत अग्रेसिव होती जा रही थी। इनफैक्ट भरत तिवारी ने फेसबुक पर बिहार के एसडीएम और मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी दे दी। बिहार का सीएम और बिहार का सिस्टम, 2 दिनों का समय है तुम लोगों के पास, 2 दिनों में नहीं बताया गया, सबसे पहले ये जो एसडीएम है उसका इंटर कर दिया जाएगा। एक तरफ प्रशासन के खिलाफ धमकी भरे पोस्ट थे और दूसरी तरफ जवानिया के वो लोग जिनकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ चुकी थी। और फिर आता है 17 जून, वो दिन जब पुलिस भरत तिवारी के घर को घेर लेती है। रात में आप लोग क्या करने आए हैं? ये सब घर के नीचे सब छिप के वार करने वाला है घात की तरह। पुलिस का कहना था कि भरत तिवारी के पास एक इलीगल वेपन है, वो फायरिंग कर रहा था और बार बार सरेंडर का दिखावा करके पिस्टल फिर से उठा ले रहा था। और इसी वजह से पुलिस को सेल्फ डिफेंस में भरत तिवारी पर गोली चलानी पड़ी। लेकिन शायद पुलिस को नहीं पता था कि जब भरत तिवारी उनसे बात कर रहा था तो वो अपने फेसबुक पर लाइव था। जैसे ही भरत तिवारी पुलिस के सामने अपनी बंदूक सरेंडर करता है, पुलिस पॉइंट ब्लैंक उसको गोली मार देती है। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि अगर एक आदमी सरेंडर कर रहा था, कर चुका था, तो गोली क्यों चलाई? और अगर आप नेगोशिएशन करने आए थे तो आपका नेगोशिएशन उसकी मौत पर कैसे खत्म हुआ? फिर नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भरत तिवारी का 17 जून का फेसबुक लाइव फेसबुक से ही गायब हो जाता है, जिसके बाद डिजिटल एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठे। और जब लोग सवाल उठा रहे थे कि जब सरेंडर कर दिया था, गोली क्यों चलाई, किस लिए चलाई, उसका फेसबुक पोस्ट गायब क्यों हो गया, तो पुलिस का जवाब आता है, मालिक इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और प्रशासन ने जो जो आरोप लगाए वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो अग्रेसिव था, उसके पास एक इलीगल वेपन था, वो आला अधिकारियों को मारने की धमकी दे रहा था, तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता था। लेकिन जैसे उसे सरेंडर करवा के अगले ही मोमेंट उसको गोली मार दी गई, क्या इंटेंशन कभी अरेस्ट करने का था भी? और इसके बीच में कोई ये नहीं पूछ रहा कि गांव वाले और भरत तिवारी जिस चीज के लिए मांग कर रहे थे, जिस मुद्दे के लिए खड़े थे, वो पूरी क्यों नहीं की जा रही थी। यही प्रॉब्लम है, वी नेवर क्वेश्चन द पावर। जब देश के आम नागरिक प्यार से बोलते हैं, हक मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो कोई उनकी नहीं सुनता। लेकिन जब जनता गुस्सा करने लगती है, सड़क पे आ जाती है, तो प्रोटेस्ट करने के उनके लहजे पे सवाल उठाने लगते हैं। और जब वो आदमी मर जाता है या मार दिया जाता है तो डिबेट पूरी सिर्फ इस बात पे रह जाती है कि वो क्रिमिनल था कि एक्टिविस्ट। एक्टिविज्म किस बात पे हो रही थी वो क्यों भूल जाते हैं लोग। नदी के किनारे बसे इतने सारे गांव, जहां हर साल नदी कटाव से वो गांव को बहा ले जाती है, और जब लोग सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं तो उन्हें इंतजार के अलावा कुछ नहीं मिलता। जितनी भी टूटी फूटी बची कुची इमारतें अभी आप देख रहे हो सकता है अब वो वहां नहीं हो, नदी में समा चुकी हो। अब भरत तिवारी को न्याय मिलेगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन 52 करोड़ के प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, कितना काम हुआ, कितने लोग दोबारा बस पाए, ये सारे सवाल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं जिनके जवाब आज भी चाहिए।
जो गिर गया से गिया, लेकिन बचना चाहिए न। अभी से रिंग बांध हो जाएगा तो ये बच जाएगा मोहल्ला। तो आप लोग तो बहुत सालों से बोल रहे होगे, अभी को थोड़ी बोल रहे होगे रिंग बांध साल से आता था। 91 करोड़ रुपया ये बोरा पिचिंग है ना, इसमें खत्म कर दिया सरकार। ब्लॉक में लूट लिया, कुछ विधायक लूट लिया, सब लूट लिया। 91 करोड़ रुपया। एक और चीज जो सुनने को मिली वहां पे कि आप कितना कुछ है जो कर सकते हो एज अ पार्टी, एज नेता, और कितना कुछ है जो आप बस जानबूझ के नहीं कर रहे हो। इनको खाने की सप्लाई नहीं दे सकते, शेल्टर नहीं दे सकते। तो एक बेसिक चीज़ है, ऐसे टाइम पे जब पानी इतना बढ़ता है तो बीमारी फैलती है। कम से कम एक मेडिकल कैंप तो लगा सकते हो। दूर दूर तक वहाँ पे कोई मेडिकल कैंप तक नहीं था। कुत्ता काट लिया, कल सुइया के लिए तो कहीं की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर की भी नहीं है? नहीं है यार, लापरवाही भी नहीं है यार। ये इसको लापरवाही भी तुम क्या कहोगे? लापरवाही होती है जब तुम कोई काम करने जा रहे हो और तुमसे कोई काम मिस हो जाए। ये तो बदतमीजी है बस। थोड़ी आगे बंगाल की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ हर साल गंगा को रोकने की कोशिश होती है। सिर्फ 2024 से 25 एक साल में सरकार का दावा है कि 121 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट्स इंप्रूव किए गए। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज और धुलियान में भी एंटी इरोजन वर्क शुरू हुए। केंद्र सरकार के फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत भी 1000 करोड़ से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई। तो आप समझ रहे हो बेसिकली हो क्या रहा है। अलग अलग सरकारें, अलग अलग एजेंसी सब बोल रहे हैं कि अरे हमने फंड लगाया, हमने काम किया, और उसी साल समझ में आता है कि खेत फिर डूब गए, गांव के गांव फिर बह गए, सैकड़ों लोग फिर से बेघर हो गए। तो कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, और जो पॉलिसी बनी वो कैसी पॉलिसी बनी, जो पैसा आया वो कहां गया। और इस सब में सबसे दुखद बात पता क्या है कि बाढ़ इन लोगों का घर उजाड़ती है, पर सिस्टम इन लोगों की जिंदगी उजाड़ देती है। कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, कहीं तूफान आता है, बवंडर आता है, कोई बाढ़ आती है, तो एक रिलीफ फंड होता है जिससे लोगों को रिहैबिलिटेशन की, उनके पुनर्वास के लिए कुछ पैसे मिलते हैं सरकार के फंड से। और वो पैसे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से होके इन लोगों तक पहुंचने होते हैं जो कई बार पहुंच ही नहीं पाते। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी की रिपोर्ट ने बताया था, मई 2020 में साइक्लोन अम्फान ने बंगाल में भयानक तबाही मचाई थी। लोगों के घर टूट गए थे, जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। ममता बनर्जी की सरकार ने खुद इस तबाही का एस्टिमेटेड डैमेज 1 लाख करोड़ रुपए का बताया था। और इसी असेसमेंट के बेसिस पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट से 35,000 करोड़ का रिलीफ यानी कि मदद मांगी थी। सेंटर ने अपने असेसमेंट के बाद सिर्फ 2,700 करोड़ रुपए अप्रूव किए, रिलीज किए 2,200 करोड़, और ये भीख भी जनता तक नहीं पहुंच पाई। सबसे पहले तो 9,226 बेनिफिशियरीज को एक से ज्यादा बार पेमेंट मिला। टोटल 18 करोड़ के मल्टीपल पेमेंट फ्लैग हुए। कैसे? डुप्लीकेट एंट्रीज करके 3,126 ऐसे केसेस पकड़े गए जहां पर एक ही घर दिखा करके उसके नाम पे मुआवजा कई सारे लोगों ने लिया। और घपला यहां खत्म नहीं होता है, अभी तो खून और चूसेंगे। जिनका नुकसान हुआ उन्हें तो पैसे नहीं मिले, लेकिन 1,500 ऐसी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, उनको 93 लाख रुपए मिल गए जिन्हें पहले नो डैमेज खुद सरकार ने अप्रूव किया था। लगभग 22 करोड़ 84 लाख के पेमेंट ऐसे हुए जिसके बेसिस पे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए गए थे। सीएजी ने यह भी फ्लैग किया कि 5,627 बेनिफिशियरीज को 2 करोड़ 82 लाख रुपए साइक्लोन बुलबुल की बेनिफिशियरी लिस्ट के बेसिस पर अम्फान रिलीफ दे दिया गया बिना कोई फ्रेश वेरिफिकेशन के। रिलीफ फंड खा गए, मतलब जो लोग के घर उजड़ गए, उनको कुछ थोड़ी सी मदद मिलनी थी, उनका पैसा भी खा गए। अमूमन 400 फैमिलीज हर साल यहाँ पे उनको पलायन करना पड़ जाता है। जो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो बच्चे आप देख रहे हो, जो फैमिलीज हैं यहाँ पे, इस साल तक ये भी पलायन कर गए थे क्योंकि यहाँ तक पानी आ गया था जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, इसके भी थोड़े पीछे। और अभी वो वापस आए हैं, अगले साल जब फिर पानी आएगा तब वो वापस जाएंगे। इतना को डर नहीं लगता यहाँ पे रहते हुए? मेरा इतना घर नहीं। अच्छा, कहाँ है घर? उधर। उधर है? एक तब पानी तो वहाँ भी आ जाएगा कभी? नहीं, उतना मतलब दूर है। बहुत सारे सवाल हैं जो हमें पूछना और उनके जवाब मांगना चाहिए। ये समाज के सबसे पिछड़े, सबसे मजबूर और सबसे कुचले हुए लोग हैं। इनकी मदद करना हमारी, आपकी और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम हर साल इन लोगों की मदद करने में फेल क्यों हो जाते हैं? सर्वेज एंड रिपोर्ट्स ढंग से क्यों नहीं हो रहे? जो पैसा इस साल सैंक्शन हुआ उसका कितना काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो अगले साल पैसा किस बात का मांगा जा रहा है? ये सारा पैसा जा कहां रहा है? भरत तिवारी आज नहीं है, कुछ टाइम बाद उस पर बात बंद हो जाएगी, पर वो जिस मुद्दे के लिए आवाज उठा रहा था उस पर बात हम करते रहेंगे।
अगर आप हमारे काम को, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहें तो ये रहा QR कोड, आप इस पे जाके स्कैन करके जो भी अमाउंट से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लेके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।